कहते हैं शराब हर गम पी जाती है, लेकिन मेरे लिए ये जिंदगी का सबसे झूठा फलसफा साबित हुआ। मैं जाम पे जाम खाली करती गई, लेकिन मेरे गम नहीं मिटे और फिर भी मैं खुद को खोने का जश्न मनाती रही। कहते हैं किसी की एक बुराई उसकी सारी अच्छाइयों को खा जाती है, पर बुराइयां किस में नहीं होती। कोई झूठ बोलता है, कोई नशा करता है, हम सब में कोई ना कोई खामियां होती हैं और हम सब अपने अपने स्वभाव के हिसाब से जीते हैं। कल्पा का भी एक लाइफस्टाइल था और वो अपनी कमियों को सुधार के एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके साथ ज्यादतियां भी हो रही थी और उसकी जिंदगी एक दर्दनाक सा सफर बनकर रह गई थी। जिंदगी से भागते भागते थक गई थी मैं, समझ ही नहीं पा रही थी आखिर मेरी मंजिल थी क्या। लेकिन मैं मरना नहीं चाहती थी, मुझे अपने परिवार के लिए जीना था। ये एक ऐसे गुनाह की कहानी है जहां क्राइम सीन का मंजर, अपराध का मकसद और अपराध का तरीका अचंभे से भरा हुआ था। साइड करो, साइड करो, चलो हट जाओ, सामने मत आओ कोई। ये एक ऐसी क्राइम मिस्ट्री थी जो पुलिस के लिए सॉल्व करना बहुत चैलेंजिंग था और उतनी ही चैलेंजिंग कल्पा की जिंदगी थी जिससे वो लगातार जूझ रही थी। मैम, मैं जानती हूँ नशा करते वक्त इंसान अपनी परवाह करना भूल जाता है, लेकिन मुझे जिंदगी कभी रास ही नहीं आई। तुम यहाँ रहकर 40 दिन का एक सेशन पूरा करो और इसके बाद तुम शराब को कभी हाथ नहीं लगाओगी। लेकिन मैम, मुझ पर काफी कर्जा है, मैं 40 दिनों के लिए जॉब से छुट्टी नहीं ले सकती। क्या आप प्लीज मुझे कोई दवा सजेस्ट नहीं कर सकती? कल्पा, नशा दवा से नहीं, तुम्हारी स्ट्रॉन्ग विल पावर से ही छूटेगा। और क्या बाहर रहकर तुम खुद पर कंट्रोल कर पाओगी? बेबे तू कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। वो कुड़ी तेनू मेरे खिलाफ भड़का रही है ना, मैं तेनू ओदे नाल नहीं रहन दवांगा। मैं हुणे ओदा सामान चक के बाहर फेंकता हूं। रुक तेजिंदर, रुक जा। खबरदार जो तूने उसके सामान को हाथ लगाया, वो ना मेरी पीछे है, किराया देती है मैनू। तू ना मेरे गुजारे के लिए मुझे खर्चा नहीं देता। अकेला छोड़ के गया था तू मैनू। अकेला छोड़ गया था तू याशी करेगी? अपनी बेबे को तू याश बोलता है? अरे शर्म नहीं आती तेनू? चल निकल यहाँ से, दफा हो जा। बेबे तू उस लड़की के लिए मेरी इज्जत तार रही है ना, देख लूंगा तुझे। खस मानू खाइया। आंटी क्या हुआ? ये तेजिंदर भैया इस तरह? अरे नाम मत ले उस कुत्ते का, सारे मूड की ना बैंड बजा के चला गया। चिल्ला चिल्ला के ना मेरा गला सूख गया है। तू जुगाड़ लाई है? वाह जी वाह, तू ना मेरी असली पुत्र है। वाह जी वाह। कल्पा, नशा दवा से नहीं, तुम्हारी स्ट्रॉन्ग विल पावर से ही छूटेगा। ओए, तूने अपने लिए पैक नहीं बनाया? नहीं आंटी, मैंने सोचा है आज के बाद शराब नहीं पीऊंगी। ओह, बुखार तो नहीं हो गया तेनू? नहीं आंटी, मजाक नहीं कर रही। इस शराब की लत ने मुझे खुद से, अपनी फैमिली से दूर कर दिया, लेकिन अब मैं बदलना चाहती हूँ। और आंटी, मैं चाहती हूँ कि आप भी शराब छोड़ दो। अरे पुत्र, अब तो ये शरीर छोड़ने का वक्त आ गया। अब तेरे अंकल जी थे ना तब तक। आंटी, इसी गलत फहमी के कारण मैंने भी पीना शुरू किया था कि शराब पीकर मैं अपने सारे गम भुला दूंगी, लेकिन यही सोचकर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं आंटी। एक काम कर, तू ना अज मेरे नाल
आखिरी बार शराब पी ले। नहीं आंटी, आज शाम को अपनी बस है। थोड़ी सी पी ले मेरे खातिर। पहले शराब लू बस कर, फिर अपनी बस पकड़ के चले जाना। क्यों? मैं एक परवानी की तरह थी, जानती थी आग से खेलूंगी तो जल जाऊंगी, लेकिन फिर भी ये खेल रुक ही नहीं रहा था। टाइम क्या हुआ बेटा? 8:30 हो रहे हैं। सर दर्द से फटा जा रहा है। एक काम करना, कंडक्टर से पूछना कि खाने के लिए बस कब रुकेगी। प्लीज बेटा। ठीक है आंटी। I'm so sorry। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भैया ये डिनर के लिए गाड़ी कहाँ रुकेगी? बस 10-15 मिनट में गुलशन ढाबा पहुंचने वाली है, बस वहीं रुकेगी। ओके, थैंक यू। खाना खाएगी तू? मैं अभी बस कॉफी या कुछ पी लूं। मैं दाल रोटी फटाफट खाऊंगी। आंटी मैं अभी आती हूँ। हाँ। पीछे हटो, साइड करो, साइड करो। चलो हट जाओ। मनीष सर, ये देखो ब्लड का निशान। लगता है लड़की को इस तरफ से लाया गया। ये देखिए सर, यहाँ भी है, यहाँ भी है सर। आगे कहीं भी नहीं है सर ब्लड ट्रेल यहीं तक है सर। यहीं पे ढेर सारा खून पड़ा हुआ है। हाईवे नजदीक है सर, हो सकता है सर इसलिए वो ड्रैग करके यहाँ से वहां चली गई। अगर लड़की का रेप करके उसको यहाँ फेंका गया होता तो लड़की के कपड़े भी यहीं होने चाहिए, लेकिन लड़की के कपड़े मिले हमें लड़की के पास। लड़की की कंडीशन देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही हैवानियत के साथ उसका रेप हुआ है। राइट सर। क्रिमिनल्स को लगा होगा कि लड़की मर गई, लेकिन लड़की सरवाइव कर गई। लड़की का होश में आना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये लड़की हमें बता सकती है कि उसके साथ ये दरिंदगी किसने की है। राइट सर। ऑफिसर, वो लड़की कोमा में चली गई है। डॉक्टर, इस लड़की का स्टेटमेंट लेना हमारे लिए बेहद जरूरी है। उस कंडीशन से बाहर कब आ पाएगी? फिलहाल ये बता पाना मुश्किल है। ये मिरेकल ही है कि वो इस कंडीशन में भी जिंदा है। उसकी गर्दन और शोल्डर पे कई फ्रैक्चर्स भी हैं। यहाँ लाई गई थी तो उसके कई जख्म सूखे हुए थे। मतलब कल रात लगभग 12 बजे के आसपास उसको जख्म दिए गए होंगे। अच्छा डॉक्टर, हमें लग रहा है कि लड़की के साथ गैंगरेप भी किया गया है। हमें भी ऐसा लग रहा है। हमने सीमन सैंपल्स भी कलेक्ट किए हैं जो हमने जांच के लिए भेज दिए हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि उसके साथ कितने लोगों ने गैंगरेप किया है। पिछले 24 घंटे से वो लड़की जिंदगी से जूझ रही। हमें भी खुद को चैलेंज देना है। अगले 24 घंटे के अंदर हमें उस लड़की की पहचान पता करनी है, ताकि हमें यह पता चल सके कि वो लड़की उस जगह पर कैसे पहुंची
और उसके साथ ये दरिंदगी किसने की? लेकिन सर, हमें किसी भी थाने में उसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली। आसपास भी इंक्वायरी की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हो सकता है सर वो लड़की इस एरिया की हो ही नहीं। भले ही वो लड़की इस एरिया की ना हो, पर उसके गुनहगार तो इस एरिया के हो सकते हैं। इस एरिया के जितने भी उठाए गए हिस्ट्री शीटर हैं, सबको उठाओ, कुटो। पुलिस कोई कोताही नहीं बरत रही थी। उन्होंने कई लोकल गुंडों और हिस्ट्री शीटर्स को इंटरोगेट किया, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हुई। और कल्पा का परिवार कहाँ था, वो अभी तक उसकी पहचान के लिए सामने नहीं आया था। कल्पा, उठ जा बेटा, 8 बज गए। उठो उठो जल्दी, उठो ना बेटा। चलो उठो, 8 बज गए ना बेटा, उठ जाओ। मंजुला, सोने दे इसे कुछ देर और। वैसे भी आज संडे है, इसे कौन सा कॉलेज जाना है? पर पापा, आप संडे को कहाँ जा रहे हो? फैक्ट्री में बड़ा ऑर्डर आया है, संडे का एक्स्ट्रा पार्टी कमाने का मुझे भी मौका मिला है। नहीं पापा, आप वैसे ही रोज ओवर टाइम करते हो, कम से कम संडे को तो आराम कर लिया करो। एक बेटी का बाप हूँ मैं, कल को तेरी शादी भी तो करनी है। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। बीए पूरा होते ही मैं भी जॉब करूंगी। मुझे आपका हाथ बटाना है। इतनी जल्दी मुझे विदा करने का मत सोचो आप लोग। उस लड़की के साथ बहुत ही हैवानियत हुई। पिछले 24 घंटे में हम कुछ भी पता नहीं कर पाए। सभी पुलिस हेडक्वार्टर में लड़की का फोटो भेज दिया सर। न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया में भी लोगों से अपील की कि अगर कोई इसे जानता है तो सामने आए। लेकिन तब तक हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। उस लड़की के साथ इतनी ज्यादती हुई है कि वो कोमा में चली गई। जिंदगी और वक्त ठहर गया उसके लिए। अगले 24 घंटे में क्या क्या एक्शन लेने वाले हो, टाइम फ्रेम करो। कैसे भी करके हमें उस लड़की की पहचान पता करनी है। राइट सर। मेरे जख्मों ने मुझे नई पहचान दी है। मत पूछ कि अब जिंदगी ने क्या सौगात दी है। अब किस दर्द से उम्मीद करूं तुझसे, जिंदगी से टूटकर बस मौत को आवाज दी है। सर, ये मेरी सोशल मीडिया फ्रेंड है। मैंने जैसे ही अखबार में इसकी फोटो देखी, मैं यहाँ चला आया। रुखसत? हाँ सर, इसके सोशल मीडिया प्रोफाइल में यही नाम है इसका। कुछ महीने पहले ही मैंने इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और इसने एक्सेप्ट कर ली थी। रहती कहाँ है ये रुखसत? सर, मैं इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही इससे कभी मिला। लेकिन सर, इसके सोशल मीडिया पेज में ऐसे कई फोटोज हैं जिनमें ये दिल्ली के ब्लैक थंडर पब में नजर आ रही है। सर, इन फोटोज को देखकर लगता है कि शायद इसका इस पब में काफी आना जाना था। फिलहाल तुम जा सकते हो, अगर जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें दोबारा बुलाएंगे। जी सर। मनीष सर, एक तरफ तो ये लड़का कह रहा है कि उस लड़की से कभी मिला तक नहीं था, और दूसरी तरफ उस लड़की के लिए इसका इतना कंसर्न। देखो इसको, और रुक सकते हैं सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक्ड मोबाइल नंबर, उसकी पर्सनल डिटेल पता करवाओ। तब तक दिल्ली के ब्लैक थंडर पब जाते हैं, शायद वहां से उस लड़की के बारे में कुछ पता चल जाए। राइट सर। लगता है तुम्हें कोई याद कर रहा है बेटा। मुझे कोई याद करे ऐसा कम ही होता है आंटी। ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? तेरे अपने तुझे क्या याद नहीं करते? एक काम कर, ये टॉफी खा ले, हिचकियां कम हो जाएगी। ले। नहीं, मैं ठीक हूँ आंटी। अरे ये खा ले और भी ठीक हो जाएगी। ले खा। थैंक यू। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, राजस्थान पुलिस। इस लड़की का इस पब में काफी आना जाना है। कौन है ये? सर, ये कल्पा है। कल्पा? हाँ सर, हमारे इसी पब में काम करती है। शी इज अ वेट्रेस। कल्पा यहाँ दिल्ली में काम करती है, तो फिर वो यहाँ से 90 किलोमीटर दूर भिवाड़ी कैसे पहुंची है? सर, ये सब तो मालूम नहीं, लेकिन वो कई दिनों से छुट्टी पर थी। रहती कहाँ है कल्पा? वैसे तो वो हिसार की रहने वाली है, लेकिन वो पोमिला आंटी के साथ पीजी रहती है, और पोमिला आंटी भी हमारे रेगुलर कस्टमर है। कल्पा इस पब की एक कस्टमर के यहाँ बिजी रहती है? सर, कल्पा में हर किसी को अपना बनाने की क्वालिटी है,
और सभी लोग उसे लाइक करते हैं यहाँ। और पोमिला आंटी से तो उसकी इमोशनल बॉन्डिंग हो गई थी। सर पोमिला आंटी अकेली रहती थी, इससे उन्होंने कल्पा को अपने साथ रख लिया था। ये सोशल मीडिया अकाउंट कल्पा का ही है? हाँ सर। तो फिर ये रुखसत के नाम से क्या है? सर एक्चुअली पोइट्री नेम है और उसे शेरो शायरी का बहुत बड़ा शौक है और वो अलग ही मूड की लड़की है। इस उम्र में भी उसके बातों में डेप्थ है। अब जिंदगी पे मौत भारी है, मुझे गले लगा लो, अब रुखसत की बारी है। अब सॉरी मैम, वो मेरी फोन की बैटरी चली गई थी, नया शेर भूल ना जाओ तो इसीलिए मैंने लिख दिया। आई एम सो सॉरी। लेकिन तू ऐसे थॉट्स लाती कहाँ से कल्पा? दर्द को जुबान दे दो तो शेर भी बन जाते हैं। लेकिन तेरे दर्द सिर्फ तुझे शायर नहीं, तुझे शराबी भी बना रहे हैं। सर उसे शराब की बहुत बुरी लत लग गई थी। कुछ तो ऐसा था जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। कल्पा इस वक्त जिस हालत में है, तुम्हें किसी पर शक है कौन कर सकता है उसके साथ इतनी दरिद्री? नहीं सर, लेकिन कुछ टाइम पहले उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। किसने किया था ये सब उसके साथ? सर ये हरकत किसने की थी इसका तो पता नहीं चला, लेकिन मैंने कल्पा को कहा था पुलिस कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन शर्म की वजह से उसने की नहीं। और उसे रियलाइज भी हुआ कि ये सब कुछ उसकी ड्रिंकिंग की वजह से हुआ है। उसने मन बना भी लिया था कि वो शराब छोड़ देगी। क्या कल्पा का रेप हो गया? कल्पा इतने दिन से गायब है, आपने जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ गायब है? सर वो तो अपने परिवार वालों से मिलने गई थी। कहाँ रहता है कल्पा का परिवार? हिसार में। 4 तारीख को वो अपने भाई से फोन पे बात कर रही थी और उनका प्रोग्राम बन गया। भैया एक तो मुश्किल से आप मेरा फोन उठाते हो और ऊपर से माँ से भी बात नहीं करवा रहे। मैंने पहले ही बोला है मैं बाहर हूँ, और वैसे भी माँ तुझसे कोई बात नहीं करना चाहती। ठीक है तो मैं घर जाके माँ से मिलती हूँ। घर आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? वो मेरा भी घर है और आप मुझे माँ से मिलने से नहीं रोक सकते। दरअसल उसकी अपने भाई से बनती नहीं थी। क्यों नहीं बनती? ये उनकी पर्सनल बात है और कल्पा ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। वो 5 तारीख को बस से हिसार के लिए निकल गई। कश्मीरी गेट से उसकी 5 बजे बस थी। अगर वो हिसार के लिए निकली थी तो फिर भिवाड़ी कैसे पहुंच गई? ये मैं कैसे कह सकती हूँ? आप हमें कल्पा के परिवार का एड्रेस दीजिए। मेरे पास कोई एड्रेस नहीं है। कल्पा आपके यहाँ पीजी रहती थी, आपने उसका कोई तो आईडी प्रूफ लिया होगा? नहीं सर, हाँ वो मुझे किराया देती थी, लेकिन हमारा रिश्ता तो माँ बेटी जैसा था और उसके साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। सर मैं उससे मिलना चाहती हूँ। एक कांस्टेबल को कश्मीरी गेट भेजकर ये पता करवाओ कि 5 तारीख की शाम को कल्पा ने वहां से किसी बस में बोर्ड किया था क्या? और ये भी पता करवाओ कि कल्पा हिसार जाने वाली थी, वो हिसार नहीं पहुंची तो उसकी फैमिली ने उसको ढूंढने की कोशिश करनी थी। बस बेटा, अब ये खाना अलग से नहीं उतरता। बोझ बन गया हूं मैं तुम सब पर। ऐसा मत बोलो पापा, आपके 2 बच्चे हैं, मैं और सोम भैया, हम दोनों आपके 2 बाजू बनेंगे। ये सब बातों का कोई फायदा नहीं है कल्पा। ये दिन रात जिस फैक्ट्री मालिक के तलवे चाटते रहे, उसने मुआवजे के नाम पे 2 महीने की तनख्वाह पकड़ा दी और फिर ये उसके ऊपर केस भी नहीं कर रहे। बड़े लोग हैं बेटा, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। वो जीना वैसे भी मुश्किल हो गया है हमारा, आपके हाथ भी गए और नौकरी भी। तो फिर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया? पापा को कोसने के अलावा आप अपने लिए कोई जॉब क्यों नहीं देखते? तुझे जॉब मिल गई तो मुझे ज्यादा अकड़ मत दिखा, समझी ना? और वैसे भी मैं कोई ऐसी वैसी जॉब नहीं करूंगा जहां इनकी तरह मुझे किसी के तलवे चाटने की जरूरत पड़े। पापा पापा आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं इतना कमाने लगी हूँ कि सब कुछ संभालूंगी। पापा प्लीज आप, पापा 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 क्या हुआ? पापा क्या हो रहा है उनको? सर ये कश्मीरी गेट बस स्टैंड की फुटेज है। 5 अक्टूबर की शाम को कल्पा ने दिल्ली से जयपुर जाने वाली बस पकड़ी थी, जबकि पोमिला ने हमें बताया था कि कल्पा उस शाम को हिसार जाने वाली थी। पोमिला ने हमें बताया कि कल्पा दिल्ली से हिसार जाने वाली थी, लेकिन कल्पा ने दिल्ली से जयपुर की बस मिली।
और दिल्ली से जयपुर रोड पर भिवाड़ी के पास कल्पा हमें जख्मी हालत में मिली। तो क्या कल्पा ने पोमिला से झूठ बोला या फिर पोमिला हमसे कुछ छिपा रही थी? कल्पा की फैमिली के बारे में कुछ पता चला? कल्पा के सोशल मीडिया अकाउंट से जो नंबर लिंक है वो हिसार के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है सर। इस बस के कंडक्टर ड्राइवर को बुलवा लिया है। जी सर, ये लड़की हमारे बस में उस शाम को चढ़ी थी और शायद जयपुर तक का टिकट लिया था। एक जयपुर देना। जयपुर। ये लड़की जयपुर जा रही थी तो फिर हमें जख्मी हालत में भिवाड़ी में कैसे मिली? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। रेप हुआ इस लड़की के साथ। देख, अगर कुछ भी छिपाया ना हमसे तो हम कुछ नहीं छिपा रहे हैं सर, लेकिन हाँ सर, जयपुर पहुंचने पर हमें एक सवारी का बैग मिला था। सर वो बैग हमने जयपुर बस स्टैंड के लगेज रूम में जमा करवा दिया था। हमारी बस रोजाना रात डिनर के लिए गुलशन ढाबे पर रुकती है और गुलशन ढाबा भिवाड़ी से 15-20 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। तू कह रहा है कि वो बस डिनर के लिए गुलशन ढाबा पर रुकी, वो लड़की बस से उतरी लेकिन वापस बस में नहीं चढ़ी? हमें ये याद नहीं है सर। उस बस में जो जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे थे सबकी डिटेल दे, हमें याद दिलाते हैं तुझे। सर ये लंबे रूट की बस है, हर रोज नई सवारी बैठती है, अब इतना याद कैसे रहेगा? तो अपनी याददाश्त पे जोर डाल। जब तक इसको सब कुछ याद नहीं आ जाता ना, जाने मत देना यहाँ से। और तेरे बस का ड्राइवर आने वाला था, वो आया क्यों नहीं अभी तक? कहाँ है वो? सर आज वो ड्यूटी पर नहीं आया था, लेकिन हमने उसे आने को बोला है। याद दिलाओ इसको। सर हमने क्या किया है सर? हमें क्यों पकड़ रहे हैं सर? उस लड़की की बॉडी पे जो सीमेंट सैंपल्स मिले थे उनमें से एक ही डीएनए मिला है। इसका मतलब सर उस लड़की का रेपिस्ट एक ही है और हम समझ रहे थे कि लड़की का गैंग रेप हुआ है। चलते हुए हाईवे पे एक अकेला आदमी एक लड़की के साथ इतना कुछ करे और लड़की रिटेलिएट ना करे, पॉसिबल नहीं है। क्या वाकई में रेप करने के बाद लड़की को जख्म दिए गए होंगे? सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि लड़की के साथ रेप जख्मी हालत में हुआ है? वो बस डिनर के लिए गुलशन ढाबा पे रुकी थी, वहां चलते हैं। सर हाँ साहब, ये मैडम को मैंने उस रात यहाँ पे देखा था और इनका चेहरा मुझे अच्छे से याद है साहब, क्योंकि इनको किसी ने बाथरूम में बंद कर दिया था साहब। खोलो दरवाजा, कौन है वहां? ये क्या बेहुदगी है? किसने बंद किया मुझे अंदर? मुझे नहीं मालूम मैडम। उसके बाद ये मैडम कहाँ गई थी? उसके बाद उन लोगों ने यहाँ पे खाना खाया साहब, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता साहब। ये सीसीटीवी काम कर रहा है? जी साहब काम कर रहा है। हमें 5 अक्टूबर की रात की फुटेज चेक करना, दिखाओ। हाँ साहब आइए। हाँ शर्मा बोलो। सर 6 अक्टूबर की सुबह जो बैग बस में मिला था वो मैंने चेक किया, उसमें कल्पा का आईडी और लेडीज के कुछ कपड़े थे। सर मुझे लगता है वो बैग कल्पा का ही है। कल्पा खुद से तो अपना बैग बस में छोड़ेगी नहीं, इसका मतलब ये है कि कल्पा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो इसी सफर के दौरान हुआ है। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, हमें जाने भी देना साहब। कल्पा बाथरूम की तरफ जाते हुए दिख रही है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं गया। इसका मतलब यह है कि होटल की दूसरी तरफ से आकर किसी ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया। होटल के बाकी स्टाफ को खंगालो, हो सकता है उनमें से किसी घर का था। जाओ। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़के उस रात कल्पा को अपने साथ कार से ले गए? कल्पा अगर अपनी मर्जी से कार में उनके साथ जाती तो अपना बैग बस में क्यों छोड़ती? लेकिन सर कल्पा उस रात बस में चढ़ी, फुटेज से ये बात क्लियर नहीं हो रही है और ना ही गाड़ी का नंबर विजिबल है। पता करो वो दोनों लड़के कौन थे और फुटेज में बस की तरफ से जितने भी पैसेंजर आते हुए दिख रहे हैं सबकी पहचान पता करो। क्राइम सीन यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर भिवाड़ी में है। यहाँ से लेकर क्राइम सीन तक जितनी भी छोटी बड़ी दुकानें हैं, ढाबे हैं, सब जगह पूछताछ करो। ओके सर। शायद उस रात किसी ने कुछ देखा हो। जी सर। मनीष हिसार पहुंचे? मेरी बेटी
बेटी के साथ इतना सब कुछ हुआ, कहाँ है वो? मुझे उसे मिलना है, मुझे। मनीषा हेल्प करो। माँ जी संभालिए अपने आप। माँ जी संभालिए। माँ जी को कल्पा की बहुत फिक्र लगी रहती थी और कल्पा भी पता नहीं किन लोगों की संगत में पड़ गई और शराब पीने लग गई और कल्पा के साथ अब ये सब। पोमेला ने हमें बताया था कि कल्पा हिसार आने वाली थी यहीं पर। नहीं सर, कल्पा ने अपने भाई को भी ऐसा ही बताया था फोन। कहाँ है वो? बुलाइए उसे। सोम जी तो काम के लिए आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं। उन्होंने ऐसा हमें कुछ नहीं बताया। हमने सुना है कि सोम की कल्पा से बनते नहीं थे। नहीं सर, दोनों भाई बहन के बीच में ना सर बहुत प्यार था। पुलिस उस बस में ट्रैवल कर रहे पैसेंजर्स के साथ साथ उन दो लड़कों की पहचान में भी जुट गई थी जो उस ढाबे में कल्पा के साथ देखे गए थे। लेकिन इस केस के कई और भी राजदार थे। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा था, मीडिया में भी कल्पा को इंसाफ दिलाने की गूंज उठ रही थी। कितने साल से मैं तेरी शक्ल देखने के लिए तरस रही थी बेटा। मुझे क्या पता था मैं तुझे इस साल में देखूंगी। तू चुप क्यों है बेटा? बात कर ना, अपने माँ से बात कर। ये अपनी माँ से क्यों नहीं बात करी डॉक्टर साहब? माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने मुझसे बात करने के लिए फोन किया। मेरा बस चलता ना तो मैं तुझे यहाँ बुला लेती, लेकिन तेरे भाई के आगे मेरी एक भी नहीं चलती। लेकिन आप मेरे पास भी आकर रहना नहीं चाहती। सुना है तू शराब पीने लगी है, क्या ये सच है? वो माँ, बोलना। अरे सुधा, मेरा फोन देखा क्या? माँ क्या हुआ? माँ बात तो करो। माँ हेलो। मना किया तूने इस लड़की से बात करने के लिए? कल रात इन लोगों को तुम्हारी बस में से उतरते हुए देखा गया। हमें इनकी पहचान करनी है। कहाँ मिलेंगे ये लोग? हाँ सर, इन लड़कों को मैं जानती हूँ। ये दोनों हमारे पब के कस्टमर्स हैं। इन दोनों के नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, पता है आपको? सर ये तो नहीं मालूम, लेकिन कल्पा के इन लड़कों के साथ दोस्ती हो गई थी और मुझे तो लगता है कि कल्पा के लिए ही आते थे ये लड़के और हजारों रुपए खर्च करके जाते थे। अरे अभी तो अभिनव शुरू किया है, तुम बैठो ना हमारे साथ, लेट्स हैव ड्रिंक टुगेदर। सॉरी अंकित, तुम्हें तो मालूम है ना मैं यहाँ एम्प्लॉई हूँ। अरे तो किसी दूसरे पब में चले? नो थैंक्स, आती हो कुछ देर में। सर कल्पा को लेकर मुझे इन लड़कों की इंटेंशन सही नहीं लगती थी। मुझे तो हैरान ही हो रही कि उस रात ये लड़के ढाबे में कैसे पहुंच गए। ये दोनों लड़के यहाँ पे रेगुलर कस्टमर थे, तो ये पेमेंट कैसे करते थे? बाई कैश या कार्ड से? सर ज्यादातर कार्ड पेमेंट होती थी। इनके कार्ड की डिटेल्स मुझे दीजिए। जी सर। सर मैंने कल्पा की कॉल डिटेल्स चेक की। 5 अक्टूबर की रात को 8:30 बजे कल्पा ने इस नंबर पे कॉल किया था सर। 8:30 बजे वो बस गुलशन ढाबा पर रुकी थी। किसका नंबर है सर? ये वसीम नाम है सर इसका। थाने बुलाओ इस वसीम को। सर। हाँ मनीष। सर मैंने उन दोनों लड़कों की बैंक डिटेल्स से उनका पता लगा लिया है। राज और अंकित नाम है इन दोनों का। दिल्ली के हरिनगर में ये दोनों एक साथ रहते हैं। मैं अभी हरिनगर में ही हूँ, लेकिन इनके घर पे ताला लगा हुआ है सर। और अंकित का जो मोबाइल नंबर बैंक से लिंक है वो भी बंद आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों लड़के इस कांड में इन्वॉल्व हैं, इसीलिए गया मैं। 5 अक्टूबर की रात को उसके फोन से कॉल किया गया था तुझे, ये देख। 5 अक्टूबर। हाँ साहब, उस रात मुझे कॉल तो आया था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। घुमा रहा है हमें? इन दोनों को भी जानता है ना तू? नहीं साहब, ना मैं इन दोनों को जानता हूँ, मैं ही उस लड़की को जानता हूँ साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। लेके जाओ इसको, इसकी याददाश्त भी तेज करो। सर चल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब मैंने कुछ नहीं किया।
माँ ये क्या हो गया? यही चाहता था ना तू कि वो हमेशा के लिए खामोश हो जाए। देख तेरे मंसूबे पूरे हो गए। कैसी बात कर रही हो माँ? बहन है वो मेरी। लेकिन तू उसका भाई कहलाने के लायक नहीं है। पिछले 3 साल से मैं उसकी शक्ल देखने के लिए तरस रही। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी की शक्ल नहीं देख पाई। सिर्फ तुम्हारी वजह से। इस वसीम पे भरोसा नहीं कर सकते। इसका डीएनए लो और रेपिस्ट के डीएनए से मैच करो। सर, इन दोनों लड़कों में से ये लड़का अंकित अलवर का रहने वाला है। क्राइम के बाद से दोनों अलवर में थे, लेकिन अभी अलवर से भी गायब है। अंकित अलवर का रहने वाला है तो पता करो कि दूसरा लड़का कहाँ का रहने वाला है। मैंने कल्पा का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया था। कल्पा इन दोनों के टच में थे। इनके आईपी एड्रेस ट्रेस करो। इस हादसे से पहले कल्पा के साथ पब में किसी ने बदतमीजी की थी। पता करो वो लोग कौन है। राइट। लेकिन पुलिस को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर कल्पा हिसार के लिए निकली तो उसने बस जयपुर की क्यों पकड़ी। एक सवाल ये भी था कि कल्पा और उसके भाई के रिश्ते में खटास क्यों आई। एक सीधी साधी पारिवारिक सी लड़की शराब क्यों पीने लगी। पुलिस ये जानने में लगी थी कि कल्पा के साथ कौन कौन पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे। तभी राज और अंकित जो उसके साथ ढाबे में देखे गए थे, उनमें से राज को उसके नेटिव एड्रेस चंडीगढ़ से अरेस्ट कर लिया गया। उस रात हम अलवर गए हुए थे और दिल्ली वापस जा रहे थे साहब। इत्तेफाक से कल्पना हमें उस ढाबे पे मिल गई थी साहब। और फिर जबरदस्ती उसे अपनी कार में बिठाया और ले गए। सर हम उसके साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं सर? वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी सर। हाँ सर, वो वहां बस से ही वापस गई थी। हमें पता चला है कल्पा हिसार जाने वाली थी, फिर उसने अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली जयपुर की बस क्यों ली? जयपुर कहां जा रही थी वो? मैंने कभी अपनी ज़िंदगी की कदर की ही नहीं। हमेशा माँ का दिल दुखाया। एक्चुअली उन्हीं से मिलने हिसार जाने वाली थी, लेकिन फिर सोचा अब मैं माँ से तभी मिलूंगी जब पूरी तरह से शराब पीना बंद कर दूंगी। इसीलिए मैं 40 दिनों के लिए जयपुर जा रही हूँ, नवज्योति नशा मुक्ति केंद्र। कल्पा बहुत पॉजिटिव लड़की थी। उससे बात करके हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही आती थी। हम उसके साथ ऐसा करने की सपने में भी नहीं सोच सकते साहब। फिर तुम दोनों गायब क्यों हुए थे? डर गए थे साहब। डर इसलिए गए थे क्योंकि तुम दोनों भी इन्वॉल्व हो इस क्राइम में। रेपिस्ट के सैंपल्स हैं, डीएनए सैंपल्स हैं हमारे पास। तुम दोनों के भी सैंपल्स हैं, सब साफ हो जाएगा। डीएनए सैंपल्स लो इनके। देख चाय देना। ये उस दिन काफी पुलिस दिखाई दे रही थी यहाँ। सर, हमने राज और अंकित दोनों के डीएनए सैंपल्स ले लिए हैं और दोनों अभी ये कह रहे हैं कि कल्पा गुलशन ढाबे से उस बस में ही चढ़ी थी। और दूसरी बात ये सर, मैंने जयपुर के नवज्योति नशा मुक्ति केंद्र से पता किया है, ये कल्पा 6 तारीख को 40 दिन के कोर्स के लिए वहां जाने वाली थी। तो कल्पा भिवाड़ी में उस हालत में क्यों मिली? अगर ये दोनों लड़के सही बोल रहे हैं तो क्या बस का कंडक्टर और ड्राइवर झूठ बोल रहे हैं? बस के पैसेंजर्स की पहचान पता चली? जी हाँ सर, 2 आदमियों की पहचान हुई है। ये देखिए, ये बसंत है और ये योगी। इन दोनों को थाने बुलवा लिया है। सर मैं कल्पा की सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा था। सर कल्पा अपने पुराने पोस्ट में कई फोटोज में इस लड़के के साथ दिखाई दे रही है सर। और सर ये लड़का कल्पा को सोशल मीडिया पे काफ़ी मैसेज किया करता था, लेकिन कल्पा रिप्लाई नहीं करती थी। और सर 5 तारीख को भी ये देखिए सर, इसने कई मैसेज किए। कल्पा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज रिप्लाई करो। अगर तुम मुझसे नहीं मिली तो अच्छा नहीं होगा। साहिल, मैं तुम्हारे लिए अपने परिवार छोड़कर आई हूँ और तुम मुझे अकेला छोड़कर कहीं कहीं दिन गायब रहते हो। कल्पा मेरा काम जानती हो ना तुम। लेकिन साहिल, तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवाने वाले थे ना, तो क्या हुआ उसका? कल्पा मैंने बात की है उनसे, मैं उनको कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बस मुझे थोड़ा वक्त दो। हाँ सर, ये उस बस में थी, ये पीछे वाली सीट पे बैठी हुई थी सर। सर इसके साथ एक लेडी भी थी। दोनों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से पहचानते हो। इनमें से देखकर बताओ कौन थी वो? ये नहीं सर। ये सर ये। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? कल्पा इस औरत को जानती होगी? सर पूरी बस खाली पड़ी थी और फिर भी दोनों एक साथ एक ही सीट पे बैठी थी। ये बस गुलशन ढाबे पे रुकी थी। अच्छी तरह से याद करके बताओ,
क्या ये औरत वापस उस बस में चढ़ी थी वहां से? सर उतना तो याद नहीं आ रहा सर। हाँ सर, ये लड़की उस ढाबे के बाद बस में चढ़ी थी। शायद गैस वैस का कोई प्रॉब्लम था इसे, तो एक औरत ने इसे कोई तो गोली दी थी। ये टॉफियां खा ले, हिचकियां ठीक हो जाएगी। ले। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। अरे ये खाएगी तो और भी ठीक हो जाएगी। ले। सर हो सकता है वो नशे वशे की गोली। तो तुम्हें उस औरत पे शक है? नहीं सर, पहले शक नहीं था, लेकिन अब ये सब पता चलने के बाद तो शक हो रहा है सर। और गुलशन ढाबे से थोड़ा दूर जाने के बाद मुझे एक लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी, और तब मैंने देखा तो वो बस में वो लड़की नहीं थी, लेकिन हाँ दूसरी सीट पर वो औरत आंखें बंद करके बैठी हुई थी। अगर ऐसा था तो तुमने बस क्यों नहीं रुकवाई? सर उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने किसी की चीखने की आवाज़ सुनी थी। हमने कोई भी चीख की आवाज़ नहीं सुनी थी सर। तो पैसेंजर बस झूठ बोल रहा है? सर हमें नहीं पता कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन हमने कोई चीख नहीं सुनी। बसंत और एक दूसरे पैसेंजर का कहना है कि गुलशन ढाबा पे कल्पा वापस बस में चढ़ी थी, लेकिन तू शुरू से कह रहा है कि वो बस से उतरी थी लेकिन बस में चढ़ी नहीं वापस। सर मैंने कहा था कि मुझे याद नहीं है कि वो बस में चढ़ी या नहीं चढ़ी। तेरी याददाश्त को हम अच्छे से ठीक करते हैं। 10 सालों। सर ये लड़का साहिल है। कल्पा इस लड़के से प्यार करती थी, लेकिन हम नहीं चाहते थे वो इस लड़के से शादी करे। भैया समझने की कोशिश करो, मैं साहिल के बिना जिंदा नहीं रह सकती। बस कर। आज अगर तेरे पापा जिंदा होते ना, तो वो भी दूसरे समाज के लड़के के साथ तेरी शादी नहीं होने देते। लेकिन कल्पा अपने मर्जी की मालिक थी। वो इस लड़के के लिए हमें छोड़कर दिल्ली चली गई। फिर उसे बाद में एहसास हुआ कि हम सही थे। इस लड़के ने कल्पा के साथ किया क्या था? सर धोखा दिया था। ये लड़का पहले से ही शादीशुदा था। तुमने समझ के रखा है मुझे? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए अपनी फैमिली से बगावत की और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया साहिल। मैं मानता हूं मैं शादीशुदा हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी दूसरी बीवी बनाकर रख सकता हूं। इसी गम में कल्पा ने शराब पीनी शुरू कर दी थी। माना कि उसने गलती की थी, लेकिन सोहम ने उसे कभी माफ नहीं किया, इसलिए अकेली ही अपना कम झेलती रही वो। सर मैं बस के बाकी पैसेंजर्स के बारे में पता करा था, तो मुझे वसीम के कांटेक्ट में रूही नाम की औरत का नंबर मिला। सर ये है रूही। सर ये वही औरत है जो कल्पा के साथ बस में थी। सर ना मैं झूठ बोल रही हूँ और ना वसीम। उस रात मेरे फोन की बैटरी चली गई थी, तो मैंने उस लड़की के फोन से वसीम को फोन जरूर किया था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए हमारी बात नहीं हो पाई थी। तुमने उस रात उस लड़की को कुछ खिलाया भी था? क्या नशा मिला था उसमें? कैसी बात कर रहे सर, मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी? वो लड़की जख्मी हालत में हमें भिवाड़ी में मिली। भिवाड़ी से थोड़ा दूर डोसा उतरी थी तुम, और वो लड़की पूरे रास्ते तुम्हारे साथ थी। देखो कुछ भी हमसे छिपाना मत। मैं कुछ नहीं छिपा रही सर, मैं उस लड़के के साथ बैठी जरूर थी, लेकिन बाद में मैं आगे की सीट पे चली गई थी। मुझे बहुत नींद आ रही है, एक काम करती हूँ मैं यहाँ आगे की सीट पे जाके सो जाती हूँ। हाँ ठीक है। फिर साहब मुझे दौसा पे उतरना था, तो मैं उठी तो मैंने देखा कि वो लड़की अपनी सीट पे नहीं है। मुझे लगा कि मुझसे पहले कहीं उतर गई होगी। तुमने उस लड़की की चीख या इस तरह की कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं सर। सर मेरी पहली बीवी को भी मालूम था कल्पा के बारे में, और सर मैं कल्पा को अपनाना चाहता था, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। कल्पा से तूने अपनी पहली शादी का सच छिपाया और अब उसी पे तोहमत लगा रहा है। ऊपर देख, वो तुझसे मिलना तक नहीं चाहती थी, मगर तू उसे मैसेज पे लगातार मिलने की धमकी दे रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे दिल में जो उसके लिए नफरत थी, उस नफरत को निकालने के लिए तूने किसी और को हायर किया हो, उसे मारने के लिए? बोल। नहीं सर मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तोड़ इसे। अभी भी 5 पैसेंजर्स की पहचान पता नहीं चली है जो उस वक्त बस में मौजूद थे जब कल्पा के साथ ये घटना घटी। क्रिमिनल इन 5 में से भी कोई हो सकता है। जल्द से जल्द इनकी पहचान पता करो। सर इस लड़के का नाम जतिन है। 5 तारीख की रात को भिवाड़ी में इसने कुछ विटनेस किया था। क्या विटनेस किया था? सर उस रात मैं वहां से जा रहा था तो मैंने एक आदमी को देखा था, उसके कपड़ों पे बहुत खून लगा हुआ था। पहले मुझे लगा सर उसको चोट लगी होगी, पर फिर मैंने ध्यान से देखा तो उसे चोट नहीं लगी थी सर, बल्कि वो अपने हाथ पैर पे लगा खून साफ कर रहा था। कौन था वो आदमी? सर ये तो नहीं जानता, लेकिन उसका एक पैर खराब था सर। स्केच बनवा सकता? सर इसे मैं जानता हूँ, ये चने वाला बबलू है, बसों में चना बेचता है। सर उस रात हमारे बस में ये गुलशन ढाबा से चढ़ा था और डोसा में उतर गया था।
कहाँ मिलेगा ये? साहब, आपको मुझे देख के ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा किया है। मुझे फंसाया जा रहा है साहब। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ साहब। ये घुमा फिरा के बात मत कर। कल पेशी है तेरे कोर्ट में। जो किया है कबूल कर ले। नमस्ते साहब। उस रात एक विटनेस ने तुम्हारे कपड़ों और शरीर पे खून लगा देखा था। किसका खून था वो? मेरे कपड़ों पे कोई खून नहीं लगा था साहब। किसी बड़े आदमी को बचाने के लिए मुझे जैसे गरीब और फंसाया जा रहा है साहब। हमसे झूठ उगलवाने के लिए इन लोगों ने हमें बहुत टॉर्चर किया साहब। मैं बेकसूर हूँ साहब। मुझे बचा लीजिए साहब। पाठक, इन्हें बाहर ले जाइए। जिंदल, क्या ऐसा घिनौना क्राइम ये कर सकता है? सर हमने पता किया, उस आदमी ढाबे पे ही था और उस बस कंडक्टर का भी ये कहना है कि बस में भी था। वो बस कंडक्टर तो शुरू से ही अपना स्टेटमेंट बदल रहा है। और इस बबलू के खिलाफ कोई तुम्हारे पास एविडेंस है? सर हमने डीएनए करवाया है, बस रिपोर्ट आनी बाकी है। मुझे उस आदमी का डीएनए टेस्ट चाहिए जिसने इस बबलू के खिलाफ गवाही दी है। और मुझे नहीं लगता ये बबलू ऐसा क्राइम कर सकता है। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद पुलिस ने इस केस को और बारीकी से स्टडी करना शुरू किया। उस रात बस में मौजूद सभी पैसेंजर्स के उन्होंने डिटेल्स निकाले और 10 से ज्यादा सस्पेक्ट्स के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए। सर, अभी तक जितने भी सस्पेक्ट्स पकड़े गए थे सबकी डीएनए रिपोर्ट आ गई। इनमें से एक का डीएनए कल्पा की बॉडी पे मिले डीएनए से मैच करता है और वो ही है सर। हो जा शुरू। साहब, जब मैंने उस रात उस लड़की को ढाबे पे देखा ना तो मैं देखता ही रह गया। बहुत सुंदर थी साहब वो। पहले मैंने उसको बाथरूम के अंदर बंद कर दिया, लेकिन वो बाहर आ गई। फिर मैं उसको दोबारा देखने लगा और उसकी नजर भी मुझ पे पड़ी। लेकिन मेरी नजर उसी पे टिकी हुई थी। मैं जानता था कि वो जिस बस से आई है उसी बस से वापस जाएगी। बस के अंधेरे और कम पैसेंजर की वजह से मैं बस में चढ़ गया। बस डोसा रुकने वाली थी। डोसा से 2-3 किलोमीटर पहले फिर डोसा बस स्टॉप पे उतरकर मैं वापस आया। इसकी चीखें मुझे मेरे केबिन तक सुनाई देनी चाहिए। एक जज्बाती इंसान गलत लोगों पर भरोसा कर बैठता है, जैसे कि कल्पा ने कई गलत लोगों पर भरोसा करके कई ठोकरें खाई हैं अपनी जिंदगी में। साहिल के लिए उसके जज्बात सच्चे थे पर उसे धोखा मिला। उसके परिवार के लिए उसके जज्बात सच्चे थे पर उसे सहारा नहीं मिला और वो बेचारी जूझती रही। उसके अंदर यह एहसास हमेशा से था कि उसे तबाही का नहीं उन्नति का रास्ता अपनाना है, लेकिन फिर उसके मासूम जज्बात एक सर फेरे के चपेट में आ गए। हम कल्पा के इस जज्बे को सलाम करते हैं और हम ये आशा करते हैं कि कल्पा जल्दी से स्वस्थ हो जाए। तो अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी कुछ नई सच्ची कहानियों के साथ। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। सुनो नील, ओ भाऊ, जरा उस सुधीर को समझा बुझा करके शांत करो। उसकी बेटी मरी है भाऊ। अरे हम उसका दुख समझते हैं, पर इसमें गलती किसकी? खत्म करो ये सब। ऐसा करो, लकड़ी खरीद करके जंगल में उस बच्ची का दाह संस्कार करो और कोई पूछे तो कहना कि है जैसे मरी है। और सुनो, तुम खुद मत जाना, पप्पू को भेजना। ओ भाऊ। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। अभी आपने जो ऑडियो क्लिप सुनी, वो ऑडियो क्लिप किसकी थी? वो कौन लड़की थी जिसकी मौत हुई थी और उसकी मौत का राज क्या था? आखिर वहां हुआ क्या था? WORK वर्क, हार्ड वर्क। HARDWORK हार्ड वर्क। ये क्या होता है? अरे अम्मा देखो, हार्ड माने कड़ा और वर्क मतलब काम। कड़ा काम, मेहनत वाला काम जो तुम करती हो। तो ये बात अपने पापा को बोल कि हम कितनी मेहनत वाला काम करते हैं, वो हार्ड वाला। अरे अम्मा, अगर हम पापा को कुछ कहने जाते हैं ना तो वो उल्टा हमें काटने आते हैं। बाप है तुम्हारी, ऐसे नहीं बोलते। सॉरी। चने दे
छठी मैया प्रात दर्शन दे। अम्मा, तुम्हें छठी मैया का गाना बहुत पसंद है ना? हाँ, बहुत पसंद। जैसे तुमको ये रेडियो सुनना पसंद है ना, हमको हमारा लोकगीत संगीत बहुत पसंद है। अब रोजी रोटी के चक्कर में बिहार छोड़ दी तो क्या, अपने रीति रिवाज भी छोड़ देंगे। सच्चे मन से आदमी जो भी मांगे ना, छठी मैया जरूर देती है। अच्छा अम्मा, तुम छठी मैया से क्या मांगती हो? बताओ ना अम्मा। सूप कितने का? 40 रुपये का भैया। ठीक है, 2 दे दो। ये लीजिए। ठीक। अम्मा 80 रुपए हुए, पर अंकल 90 रुपए दे गए। मैं देकर आती हूँ। अंकल, अंकल, आप ये 10 रुपए ज्यादा देकर चले गए थे। कोई बात नहीं बेटा, आप रख लो। नहीं अंकल, हम अपने हार्ड वर्क का ही पैसा लेंगे। कोई बात नहीं बेटा। काय गई थी वहाँ? वो पापा, वो अंकल 10 रुपए। चुप! तुमको कितनी बार बोले हैं कि इसको यहाँ बाजार मत लाया करो? अम्मा, पापा हमसे प्यार नहीं करते ना? वो तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस उनको जताना नहीं आता। लेकिन आज तुम उस आदमी के पीछे क्यों गई थी? तुमको पता है ना पापा कितना गुस्सा करते हैं। अम्मा, हम पापा की मार खा सकते हैं पर गलत काम नहीं कर सकते। और आपने तो सिखाया था कि ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। हमारी बच्ची, तू सो जा। आप राशि को बात बात पर डांटा मत कीजिए, बच्ची को बुरा लगता है। आप सुन रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। क्या कर रहे हो? पति हैं हम तुम्हारे, पति का धर्म निभा रहे हैं। धर्म तो ना आप पति का निभा रहे हैं और ना ही एक पिता का। आप क्या कर रहे हैं हम दोनों जानते हैं, और ऐसा करने से कुछ होगा भी नहीं, ये भी जानते हैं। बाहर में जाओ। अरे रोज से नाटक है तुझं? हाँ, मेरे को मेरा आज पूरा पैसा चाहिए। भैया हमारी बात तो सुनिए, कुछ वक्त और दे दीजिए भैया। 6 महीना हो गया भैया, काम धंधा एकदम ठप पड़ा है। काम काज ठप पड़ा है तो शाम को दारू पीने के लिए पैसा कहाँ से आता है? एक नंबर का घटिया आदमी है तू। अंकल, आप हमारे पापा से बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हैं? ए, तेरे पापा को तो मैं जूता मार के भी बात कर सकता हूँ। चल बाहर निकल ऐसे। चल भैया, चल चल। नहीं भैया, नहीं भैया, बच्ची को माफ कर दीजिए भैया। भैया आप हमें ऐसे निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बस आप हमें 1 हफ्ते का वक्त और दे दीजिए, हम आपका सारा पैसा वापस कर देंगे। 1 हफ्ता? हाँ, उसके बाद एक भी दिन नहीं। और हाँ, अपनी बेटी को जरा समझा कि ज्यादा ना उड़े, वरना उड़ने वालों के पर कतरना अच्छे से आता है हमें। मंत्री जी ये जमीन ले लीजिए, मिट्टी के भाव मिल रही है। सुधा, सुधा जल्दी आना सुधा। अरे जल्दी, इतनी देर कहाँ लगा? जल्दी चल। प्रणाम चाची, चल जल्दी। कुमुद, सुधा को समझा, राजा रंग पे शासन करता है, दोस्ती नहीं करता। दोस्ती बराबर वालों से होती है। बच्ची है वो। बच्ची है, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूं उसे समझाने के लिए।
नहीं तो मैं अपने तरीके से उसे समझा देता। हाँ? तुम इतना मत सोचो, दे देंगे तुम्हारे पापा पैसे। और अगर नहीं दे पाए तो कहाँ जाएंगे हम? 8 इयर्स हो गए हमें सोलापुर में। अब तो अम्मा भी गांव को याद करने लगी है। तो तुम बिहार छोड़ के यहाँ क्यों आए? पता नहीं, शायद काम के चक्कर में आए होंगे पापा। तो फिर मुंबई जाते या कोई बड़े शहर जाते, यहाँ क्यों? पता नहीं क्यों। अरे तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या? इधर उमेश भाई का मंच लगेगा। अरे ऐसा मत कीजिए भैया। भाभी राशि क्या हुआ राशि को? राशि भाभी राशि भाभी राशि राशि डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बच्चे को? बोलिए ना डॉक्टर साहब, क्या हो गया राशि को? आई एम सॉरी, आपकी बच्ची नहीं रही। राशि राशि हेलो, ऐसा नहीं हो सकता साहब, आपसे जरूर कोई चूक हुआ है। देखिए, हमसे कोई चूक नहीं हुई है। आपकी बच्ची की मौत हैजे से ही हुई है। नहीं साहब, आप समझाइए ना इनको। अरे हैजे होते तो अरे बीजी, इधर मेरी बात तो मानिए। उल्टी होती, दर्द होता क्या हो रहा है इधर? देखिए सर, मैंने आपको बुलाया, इनकी बच्ची की मौत हैजे से हुई है, लेकिन ये मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। कोई जांच पड़ताल की है? ऐसे ही बोल दिया। हाँ सर, रिपोर्ट है ना, आप रिपोर्ट पढ़िए। मिलिए। मैं बोल रहा है ना, मैं बिजी अभी आता हूँ थोड़ी देर में। रिपोर्ट में तो सही लिखा है। एक काम करो, बच्ची की लाश सीने दे दो, क्रियाक्रम कर देंगे। नहीं नहीं साहब, हमारे बच्चे को हैजा नहीं था। रिपोर्ट में तो ये लिखा है मैडम, और जब डॉक्टर कह रहे हैं तो सही बात होगी। अरे बोला ना मैं आ रहा है। अब एक काम करो, बॉडी हैंड ओवर कर दो। जी सर, ठीक है साहब साहब। अरे बोला ना तेरे को भाई। मेरे बच्चे। राशि का बलात्कार करके उसका खून किया गया था, लेकिन डॉक्टर ने पुलिस से कहा कि उसकी मौत कॉलेरा की वजह से हुई है। तो क्या डॉक्टर से चूक हुई थी, या वो जल्दबाजी में अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे थे, या फिर इन सब के पीछे कोई और ही बड़ा राज छुपा हुआ था? राशि का अंतिम संस्कार कर दिया गया और मामला पूरी तरह से शांत हो गया, लेकिन सच पर कितने भी पर्दे डाल दो, सच तो सामने आ ही जाता है। सुनो नहीं, ओ भाऊ, जरा उस सुधीर को समझा बुझा करके शांत करो। उसकी बेटी मरी है भाऊ। अरे हम उसका दुख समझते हैं, पर इसमें गलती किसकी है? खत्म करो ये सब। ऐसा करो, लकड़ी खरीद करके जंगल में उस बच्ची का दाह संस्कार करो, और कोई पूछे तो कहना कि हैजे से मरी है। और सुनो, तुम खुद मत जाना, अप्पू को भेजना। ओ भाऊ, ये ऑडियो क्लिप मीडिया में पूरी तरह से छाई हुई है। हर तरफ ये खबर उछाली जा रही है कि किसी लड़की के साथ कुछ गलत करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाए। सर, ये ऑडियो क्लिप सस्पिशियस तो है, लेकिन डेफिनेट नहीं। क्लियर नहीं हो रहा है कि ये किस इंटेंशन से बोला गया। इसलिए इस केस की छानबीन के लिए हमने स्पेशल टीम तैयार की, जिसे तुम लीड करो। देखो, कुछ हुआ भी था या वैसे ही न्यूज़ क्रिएट करने के लिए इस ऑडियो क्लिप की सनसनी फैलाई जा रही है। सर, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है इस ऑडियो क्लिप के सोर्स के बारे में? सोर्स का पता चल गया। सोलापुर के कांस्टेबल अनिल शिंदे के मोबाइल से ये ऑडियो क्लिप वायरल हुई। इसमें कांस्टेबल अनिल शिंदे और वहाँ की पीएसआई उमाकांत पुरोहित की आवाज़ है। घटना 15 दिन पहले की, 30 अक्टूबर। सुनो नील। हो भाऊ, जरा उस सुधीर को समझा बुझा करके शांत करो। उसकी बेटी मरी है भाऊ। अरे हम उसका दुख समझते हैं, पर इसमें गलती किसकी है? खत्म करो ये सब।
ऐसा करो, लकड़ी खरीद करके जंगल में उस बच्ची का दाह संस्कार करो, और कोई पूछे तो कहना कि हैजे से मरी है। और सुनो, तुम खुद मत जाना, अब्बू को भेजना। ओ भाव, तुम दोनों की आवाज है ना? सर, ये मेरी ही आवाज है, पर मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इसमें ऐसा मैं क्या गलत कह रहा हूँ। अगर गलत नहीं कह रहे हो तो मीडिया को ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी को मार कर केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई है? सर, कुछ रफा दफा करने की कोशिश नहीं की गई। मैं खुद अस्पताल गया था, बच्ची की लाश को भी मैंने देखा था, हैजे से मरी थी वो। ये देखिए साहब, डॉक्टर की रिपोर्ट। बच्ची की फैमिली वाले डॉक्टर से लड़ रहे थे, डॉक्टर ने हमसे ऐसा बोला, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि बच्ची की लाश को फैमिली को सौंप। और ये लकड़ी पहुंचा के बच्ची को जलाने की बात? वो क्या है ना साहब, बच्ची के फैमिली वाले बहुत गरीब हैं, उनके पास खाने को भी पैसे नहीं थे। मैंने तो बस उनकी मदद की, दाह संस्कार का इंतजाम किया था बस। ये देखिए साहब, बच्ची के पिता ने खुद दाह संस्कार किया था। साहब, कोई मामला रफा दफा नहीं किया गया। हम पुलिस वाले हुए तो क्या हुआ, दिल तो हमारे पास भी है ना साहब। बच्ची मरी थी उनकी, मैं तो बस उनकी मदद कर रहा था। कांस्टेबल अनिल शिंदे। हो सर, वो ऑडियो क्लिप तुम्हारी फोन से वायरल हुई थी, क्यों की थी वायरल? मैंने कुछ नहीं किया साहब, वो मेरे मोबाइल में अपने आप कॉल रिकॉर्ड हो जाते हैं। वो मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था ना साहब, इसके लिए मैं वो बनाने के लिए दिया था दुकान में, तो वो मोबाइल बनाने वाले ने ही उसको वायरल कर दिया। उसको लगा कोई स्पेशल न्यूज़ है। सर, मुझे तो नहीं लगता ये दोनों सच बोल रहे हैं। मैं भी उनकी बातों से कन्विंस तो नहीं हूँ, लेकिन ऑडियो क्लिप में ऐसा भी तो कुछ नहीं है जिसकी वजह से हम पुरोहित पर उंगली उठा सकें। बच्ची के परिवार से बात करते हैं। सर, बताइए, क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? पता नहीं साहब, लेकिन हैजा तो नहीं हुआ होगा। उस दिन राशि स्कूल गई थी, सुपर डलिया के फेरी के लिए भी गई थी, और अगर वो बीमार होती तो हमको तो पता होता ना। आप में से किसी से उसने कुछ कहा था? कुछ कहा तो नहीं था साहब। सर, उस दिन बाजार में सबके दुकान और ठेले टूट रहे थे, राशि वहाँ पर आई थी। मुझे लगा शायद उसको कुछ लग जाएगा, तो हमने भेज दिया था उसको घर पे। एक बात बताइए, उसका क्रियाक्रम आपकी मर्जी से हुआ था या फिर कोई जोर जबरदस्ती की गई? गरीब की मर्जी का कोई मान होता है क्या साहब? हमारा मकान मालिक हमारे सर पर खड़ा था। हमारा राशि का मौत हैजा से नहीं हुआ है। हम बड़े साहब को बोलेंगे पड़तालने को। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, इस घर में पुलिस नहीं आना चाहिए। इस बात को यही खत्म करो। अगर नहीं कर सकते तो मेरा घर अभी के अभी खाली करो और इस लाश को भी लेकर चले जाओ, और फिर करते रहो जो करना है वो। ठीक है भैया, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। फिर एक पुलिस वाला है और बोला लकड़ी का इंतजाम हो गया। आनंद पानंद में हमारी बच्ची का लाश उठाकर उसका अंतिम संस्कार करवा दिया साहब। हमारी कोई मर्जी नहीं थी साहब। हमारे में तो कुंवारी लड़की के मरने के बाद उसको आग में जलाते भी नहीं, जमीन में दफनाते। साहब, ये सब मेरे घर के अंदर हुआ था, और ज्यादा पुलिस कोर्ट कचहरी होती तो मेरा ही घर बदनाम होता ना। बाद में कोई भाड़ुत्री नहीं मिलता, लेकिन उसकी माँ जबरदस्ती रट लगाई बैठी थी कि उसे हैजा नहीं हुआ था। आता तुम ही सांगा साहब, मैं डॉक्टर की बात मानूं या उसके माँ की? मैं कह रहा हूँ ना, बच्ची को हैजा ही हुआ था। तो बच्ची के घर वाले झूठ कह रहे हैं कि उसे हैजा नहीं हुआ था। अब सर, ये भी तो हो सकता है कि घर में किसी का ध्यान ना गया हो, बच्ची को समझ ना पाई हो और एकदम से बेहोश हो गई हो। और सर, इस हैजे का इलाज अगर सही समय पे ना हो तो इंसान की मौत भी हो सकती है। बाय एनी चांस उसका पोस्टमार्टम हुआ था? सर, ऐसी बीमारी में लोग पोस्टमार्टम नहीं करते, और वैसे भी इस एरिया में हैजा बहुत फैला है। ठीक है, थैंक यू। सर, मुझे तो इस केस में कोई मैनिपुलेशन लग नहीं रही है। यही तो पता करना है विवेक, ये केस वाकई में उतना ही साफ है जितना दिख रहा है। एक बात तो है कि अगर बच्ची को हैजा हुआ था, इसका मतलब चांसेस है कि घर में किसी ना किसी को तो हैजा हुआ होगा, क्योंकि ये कंटेजियस बीमारी। सबके रिपोर्ट्स निकलवाओ। राइट सर। फिर पी कर आए हो? चलना। प्रभात, जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तुमने मेरी। पूरा दिन कमर तोड़ मेहनत करती हूँ मैं, लेकिन तुम पूरा दिन शराब पी के ना पता नहीं कहाँ मुंह मारते फिरते हो। चे चे चे, घर में घुसाने की तेरी चक शुरू हो जाती है। चे। प्रभात, प्रभात, तुम मुझे तुमसे बात करनी है। प्रभात,
सब पूरी फैमिली की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। राशि की माँ लक्ष्मी और चाचा गौतम को तो हैजा नहीं हुआ था, लेकिन बाप सुधीर को हुआ था। इसका मतलब पूरी पॉसिबिलिटी है कि राशि को भी हैजा हुआ होगा। हो तो सकता है सर। वैसे भी बच्चे साफ सफाई के साथ कहाँ रहते हैं। आप एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ बताता हूँ। अरे बताता हूँ ठीक है, ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो घर से वाइफ का कॉल था, पूछ रही थी कब तक आओगे। मुझे कह दो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। वैसे भी मुझे यहाँ केस ही नजर नहीं आ रहा है। सही कह रहे सर। हाय, आई एम राशि सरोज। I am 14 years. I want be teacher. I love my mother. बहुत सारा. I love my father also. पर थोड़ा थोड़ा. Because he no love me. पीपल के भुतनिया चढ़ गई है माथा पर। आईना में देखकर खुद ही से बतिया रही हो। अरे अम्मा, अब अगर हम खुद से नहीं बतियाएंगे तो किससे बतियाएंगे? यहाँ थोड़ी आती किसी को इंग्लिश। हम ही बस्ती छोड़कर इंटेलिजेंट लोगों के बीच में जाएंगे। दिल्ली, मुंबई, वहाँ तो सब इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा, और जाओगी कैसे? पैसा कहाँ है? एक बार हम अंग्रेजी बोलना सीख जाए ना, फिर वीडियो बना कर वायरल कर देंगे। फिर देखना कैसे बुलाया करेंगे तुम्हारी बिटिया को लोग काम पर। अच्छा, तो वायरल होएगी हमारी बिटिया। हाँ। क्या है उस ऑडियो क्लिप का सच? क्या सच में किसी मासूम के साथ कुछ गलत करके उसे मार दिया गया और इस बात को रफा दफा किया गया? आखिर क्या हुआ था उस बच्ची के साथ? क्या सच में उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा? अब तुमको सब जानने लगे हैं राशि। वो वायरल हो गई हो तुम, लेकिन उसके लिए हमको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बहुत बड़ी कीमत चुकानी। कुछ पता चला हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ था साहब? देखिए, अब तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि राशि को हैजा ही हुआ था, और तो और आपके पति को भी हैजा हुआ था। हमको नहीं पता साहब, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा है। हमको ऐसा लगता है कि हमारी बच्ची के साथ कुछ तो गलत हुआ था। देखिए लक्ष्मी जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन पुलिस अपनी तहकीकात सबूतों के आधार पर करती, और अब तक हमें जो भी सबूत मिले हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि राशि की मौत हैजा से ही हुई थी। हम जानते हैं आप लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। राशि के बारे में छानबीन करने के अलावा भी दुनिया भर का काम पड़ा है आपके पास। लेकिन साहब, हमारी तो एक ही बच्ची थी ना। हमारी राशि तो वापस नहीं आएगी ना साहब। अगर हमें ये पता चल जाए कि उसके साथ हुआ क्या था, तो कम से कम मरने के वक्त हमारी सीढ़ी पर कोई सवाल का बोझ तो नहीं रहेगा ना साहब। अब आपके हाथ जोड़ते हैं साहब, आप जांच कीजिए साहब। सर, ये डॉक्टर दिनेश की रिपोर्ट और ये राशि की डेथ सर्टिफिकेट। पर आई एम सॉरी सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा हम ढूंढ क्या रहे हैं। मुझे भी नहीं पता विवेक, लेकिन अगर राशि की मां इतनी कॉन्फिडेंट थी कि राशि को हैजा नहीं हुआ था, कुछ और हुआ था, तो आई एम श्योर कि हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। लेकिन सर, हम इस केस को ऑलरेडी इतने अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, कुछ भी तो सस्पिशियस नहीं निकला। विवेक। यस सर। विवेक, ये डॉक्टर देखो, ये हॉस्पिटल के काफी फोटोज में दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे राशि का केस इसी के अंडर में था। लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में ये डॉक्टर तो नहीं दिखा था हमें। तो वाकई में हॉस्पिटल में नहीं था या फिर जानबूझकर हमसे छुप रहा था? इसके बारे में पता करो। सर,
ये तो डॉक्टर मनीष है। डॉक्टर मनीष अभी कहाँ मिलेंगे ये? अभी यहाँ पर काम नहीं करते ये, कुछ 15 दिन हो गए इनको नौकरी छोड़े हुए। तीस अक्टूबर को राशि की मौत हुई। राशि का केस आप ही देख रहे थे ना? जी। लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ कि उसी दिन यानी कि 30 अक्टूबर को ही आपने नौकरी छोड़ दी? सर मैंने नौकरी छोड़ी नहीं थी, मुझे नौकरी से निकाला गया था। निकाला गया? क्यों? पता नहीं सर। क्या करो मनीष? सर मुझे लगता है बच्ची के साथ। तुम जाओ, मैं देख लूंगा। लेकिन सर। मनीष मैंने कहा ना तुम जाओ। सर मैं श्योर तो नहीं हूं, लेकिन मैंने उस शाम को उसकी थाइस पर थोड़ा खून देखा था। और आपने ये बात पुलिस को बतानी जरूरी नहीं समझी? सर उसके बाद डॉक्टर दिनेश हैंडल कर रहे थे। वैसे सर ये बात मैंने राशि के चाचा गौतम को बताई थी। और उसी शाम को डॉक्टर दिनेश ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर से आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन सर गौतम ने हमें सब कुछ क्यों नहीं बताया? इसका जवाब तो गौतम ही देगा। वो सर वो मैं जब डॉक्टर मनीष ने तुझसे कहा कि राशि के बॉडी पर खून मिला था, तो ये बात तूने पुलिस को क्यों नहीं बताई? हमें सर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था जो डॉक्टर मनीष ने कहा था। फिर बड़े वाले डॉक्टर ने कहा कि उनको हैजा है, तो सर हमको लगा कि बड़े वाले डॉक्टर को ज़्यादा पता होगा, इसलिए ये बात हमने पुलिस से छुपाई थी सर। डॉक्टर मनीष को नौकरी से क्यों निकाला? सर डॉक्टर मनीष लापरवाह था, मैंने कई बार उसे वार्निंग दी, लेकिन उसकी लापरवाही में कोई फर्क नहीं पड़ा। आप ऐसे डॉक्टर की वजह से मैं अपने पेशेंट की जान खतरे में नहीं डाल सकता था, तो नौकरी से निकाल दिया उसे। भाई ये सब राशि के केस के चक्कर में तो नहीं किया? सर मैंने आपसे पहले ही कहा है, उसे हैजा हुआ था। डॉक्टर मनीष ने तो कहा था कि उसने राशि की बॉडी पर खून देखा था। हाँ सर था, वो बच्ची का महीना चालू था सर। राशि ने तो हमको नहीं बताया था साहब कि उसका महीना चल रहा था। अगर ऐसा होता तो हमें तो पता होता, उसको उन दिनों बहुत दर्द होता था। आप यकीन के साथ ये बात कह सकती? यकीन के साथ तो नहीं कह सकते। राशि की बॉडी घर में कहाँ मिली थी? घर के पीछे वाले हिस्से में साहब। यहाँ पड़ी थी हमारी राशि। राशि की आपकी किसी से कोई दुश्मन? गरीब की दुश्मन तो उसकी गरीबी होती है साहब। हमारी राशि तो बहुत मिलनसार थी साहब। राशि का मोबाइल? उसका मोबाइल तो मिला नहीं साहब, चोरी हो गया लगता है। अच्छा बताइए उस दिन क्या क्या हुआ था? हम बाजार से आ रहे थे, तभी गौतम हमारे पास दौड़ता दौड़ता आया। तो तुम सबसे पहले आए घर में? हाँ सर, हम सबसे पहले आए थे। कितने बजे आए थे? 2:15 बजे सर, हमें याद है। उसके पहले हमने किसी को फ़ोन किया था, तो उसके बाद हमने मोबाइल चेक किया था। 2:15 बज रहे थे। और आप उस वक्त कहाँ थे? मंच बनाने के लिए उमेश भागवत के लड़का लोग हमारा ठेला तोड़ दिए। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था साहब, तो हम पीने के लिए ठेके पर चले गए। राशि के बारे में हमें बाद में पता चला। विवेक सर, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। राइट। सर उस जगह पे जो दांत मिला है उसमें सिल्वर फिलिंग है। लक्ष्मी का कहना है कि राशि के दांत में कीड़े लगने की वजह से उसमें चांदी भरवाई गई थी। और जो नाखून मिला है उस पर वही नेल पेंट लगा है जो उस दिन राशि ने लगाया था। ये नाखून और दांत को डीएनए टेस्ट के लिए भेजो और पता करो कि ये राशि के हैं या नहीं। सर आपको सच में ही लगता है कि राशि के साथ सच में ही कुछ गलत हुआ होगा? पक्के से नहीं कह सकते विवेक, क्योंकि घर के जिस हिस्से में वो लाश मिली थी वहां ज्यादा साफ सफाई होती नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि ये दांत और नाखून पहले कभी टूट कर गिरे हो। एक और बात सर, क्राइम सीन में हमें ये बटन भी मिला है, लेकिन घर वालों का कहना है कि इस बटन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। विवेक ऐसा भी हो सकता है कि कोई घर पर आया था और उसका बटन ये टूट कर गिरा होगा। इस सब से कुछ साबित नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। एक काम करो, राशि के बारे में सारी डिटेल्स निकालो, उसके दोस्तों से बात करो, आस पड़ोस में सबसे बात करो। राइट सर। साहब जी अच्छा हुआ बच्ची मर गई, वरना उसका बाप ही उसे मार डालता।
रोज मारपीट करता था। सुधा बेटा एक बात बताओ, राशि का कोई बहुत क्लोज फ्रेंड, कोई बहुत अच्छा दोस्त, कोई बॉयफ्रेंड, ऐसा कोई भी जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा समय बिताया करती थी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। उसके साथ किसी की कोई दुश्मनी, कोई अनबन, कोई झगड़ा हुआ हो? हाँ मैडम, उस दिन हमने किसी को घर में जाते हुए तो देखा था। केसरी रंग की चेक की शर्ट पहने हुए था। बाकी तो हम ज्यादा कुछ देख नहीं पाए। फिर सुनाई दिया कि बच्ची को हैजा हुआ और वो मर गई। सर, पड़ोस की एक औरत का कहना है कि जिस दिन राशि की मौत हुई थी उस दिन उसने एक आदमी को राशि के घर की तरफ जाते हुए देखा था। अच्छा? हाँ सर, उस औरत ने उस आदमी की शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन इतना बताया था कि उस आदमी ने केसरी कलर की शर्ट पहनी थी, चेक शर्ट। और कुछ? सर, आसपास में सभी का कहना है कि लड़की का बाप लड़की को ज्यादा पसंद नहीं करता था। आए दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब होती रहती थी। ये बाप की कुंडली निकालो सर। और बच्ची के मोबाइल के बारे में कुछ पता चला? सर, उसके मोबाइल को मैंने ट्रैक करके कॉल रिकॉर्ड्स निकालने के लिए कह दिया है। एक और बात सर, उस बच्ची के मोबाइल से एक वीडियो वायरल हुई थी उसके स्कूल टीचर की। मैं दिखाता हूँ सर, ये देखिए सर। KNOT कनोट, APPLE एप्ली। सर, इस वीडियो के वायरल होने के बाद स्कूल टीचर की बहुत बदनामी हुई थी। इसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। हाँ सर, राशि ने वीडियो बना के वायरल कर दिया था। तो गुस्सा तो बहुत आया होगा नहीं? हाँ सर, आया था, फिर शांत हो गया क्योंकि राशि ने खुद आके मुझसे माफ़ी मांग ली थी। सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि हमारी वजह से आपकी नौकरी चली जाएगी। वो वीडियो तो हमने सिर्फ मजाक में बना दिया था सर। नहीं राशि, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये सारी गलती हमारी है। अरे जो हम खुद नहीं जानते तो बच्चों को कैसे पढ़ा लिखा सकते हैं, और हम वही करेंगे जो हम अच्छे से कर सकते हैं। मैं क्या करता सर, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई थी सर कि मैंने जुगाड़ लगा के टीचर की नौकरी की सर। मेरे पास कोई काम नहीं था। सुनो, एक कप चाय बना के दो ना। क्या कर रही है सब? नौकरानी हूँ मैं तुम्हारी? रात भर तुम शराब पियो और दिन को मैं तुम्हारी सेवा करूँ? बस करो सुनैना, तुम घुटता मेरा। यस सर, शाम तक डिटेल्स भेजता हूँ। राइट सर, राशि के कॉल रिकॉर्ड्स आ गई। वो अक्सर एक लड़के से बात करती थी, नाम है पूरव भागवत। ये पूरव भागवत एक बहुत ही पावरफुल आदमी उमेश भागवत का बेटा है। ये राशि पूरव भागवत से बात क्या करती होगी? सर, वो तो नहीं पता, लेकिन पूरव की बहन सुधा राशि की बेस्ट फ्रेंड थी। फिर तो ये भी हो सकता है कि सुधा अपने भाई का फोन यूज करती हो राशि से बात करने के लिए। हो तो सकता है सर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, वो फोन जिससे बात होती थी वो अभी भी एक्टिव है, लेकिन दूसरे सिम से। दूसरा सिम? सर, किसका सिम? उसका चाचा गौतम। कुछ मिला? नहीं सर। आप क्या ढूंढ रहे हैं साहब? सर! हाँ विवेक, ये देखिए, ये तुम्हारा कमरा है? हाँ साहब, इसी का कमरा है। और ये राशि का मोबाइल है? हाँ हाँ साहब। राशि का मोबाइल तुम्हारे कमरे में क्यों छुपा है? बोल। सर, वो राशि का चक्कर चल रहा था पूरब के साथ, और हम नहीं चाहते थे कि ये बात किसी को पता चले, इसलिए हमने ये फोन हमारे पास छुपा के रखा था सर। ये पूरब को उठाओ। सर, तो राशि और तुम्हारा अफेयर चल रहा था? सर, मैं राशि को बहुत लाइक करता था, वो भी मुझे लाइक करती थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक से उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये तुम्हारे लिए। तुम समझते काहे नहीं? पहले पापा हमारी शादी के पीछे पड़े हुए हैं, बड़ी मुश्किल से अम्मा उन्हें रोक रही है। अगर उन्हें हमारे बारे में पता चला तो फिर वो अम्मा की भी नहीं सुनेंगे। चल सुधा। तो कहीं गुस्से में तुमने ही तो? सर, मैं राशि से बहुत प्यार करता था, उसे कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने उससे बात करना बंद कर दिया था। मैंने सोचा था कि वो खुद मेरे पास आएगी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो मुझसे इतनी दूर चले जाएगी। उमेश जी, आपको पता था कि आपके बेटे पूरव का अफेयर राशि के साथ चल रहा था? नहीं, मुझे अगर पता होता ना तो मैं खुद उसे मरवा देता। सर, ये बहुत पावरफुल आदमी है। अगर सच में राशि के साथ कुछ हुआ भी होगा तो इनके हाथ में इतनी ताकत है कि ये यहाँ के सारी लोकल पुलिस और डॉक्टर्स के साथ मिलकर
इस केस को रफा दफा करने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो। जब तक हमारे हाथ कोई सबूत ना लगे तब तक हम सिर्फ शक कर सकते हैं, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। सर, राशि के पिता सुधीर के बारे में कुछ पता चला है। ये सुधीर एक हिस्ट्री शीटर है। हाँ सर, ये लोग पूर्णिया बिहार के रहने वाले हैं। आज से 8 साल पहले सुधीर ने एक लड़की का अगवा किया था। उसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला सर। मतलब 8 साल से वो यही छुपा है? हाँ सर। अब इस केस के बारे में जब मैंने उसके गांव वालों से पूछताछ की तब जाके ये पता चला। सर, सुधीर अपने 14 साल की बेटी की शादी एक 40 साल के आदमी के साथ करवाना चाहता था। उसका नाम है दीपक। क्या? सर, एक बात और, सुधीर ने हमें कहा था कि 30 अक्टूबर के दिन वो मार्केट से पहले सीधा ठेके पर गया था, उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचा था। लेकिन उसके मोबाइल लोकेशन के मुताबिक इसके बीच करीब 2 बजे वो घर के आसपास ही था। उसके बाद वो बगल वाले गांव में गया था जहां दीपक रहता था। गौतम के मुताबिक उसने 2:15 बजे राशि की लाश घर पे देखी और ये सुधीर 2 बजे के करीब घर के आसपास था। बिहार से कान करके तुम यहाँ सोलापुर में आके छिप गए। वो लड़की अपनी मर्जी से हमारे दोस्त के साथ भागी थी साहब। उसके माँ बाप को जब वो लड़की नहीं मिली तो उन्होंने हम बाकी दोस्तों को बहुत मारा पीटा और हमारी रपट भी लिखवा दी साहब। हम बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को लेकर वहां से भागे। उसकी पड़ताल तो हम कर ही लेंगे। तू ये बता कि 30 तारीख को 30 अक्टूबर को 2-2:15 बजे तू कहाँ था? साहब, हम ठेके पर पी रहे थे। तुम ठेके पर नहीं थे, तुम घर पर थे और तुमने अपनी बेटी की जान ली ना? तुमने अपनी बेटी की जान? नहीं साहब, हमने अपनी बेटिया की जान नहीं ली। हाँ, हम घर गए जरूर थे साहब। हम राशि की कुंडली लेकर सीधा दीपक बाबू के पास गए शादी की तारीख पक्का करने। एक 40 साल के आदमी के साथ अपनी 14 साल की छोटी बच्ची की शादी करवाना चाहते थे तुम? घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी साहब और दीपक बाबू बहुत पैसे वाले थे। राशि के बदले 50,000 देने को तैयार थे पर लक्ष्मी हमें बार बार रोक रही थी साहब। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो हम अपनी जान दे देंगे। अच्छा, जान देकर क्या होगा? अब हमारे बच्चे की शादी नहीं होती कहते थे हम। आप ऐसी बातें मत कीजिए, समझे? भूल जाइए इस बारे में। हमको पता चला कि तू अपनी बेटी से बहुत नफरत करता था, उसे मारता पीटता था। हमें बेटा चाहिए था साहब। लोग हमें नामर्द कहते थे कि बेटा बेटी औरत की वजह से नहीं, मर्द की कमजोरी की वजह से होता है साहब। हम किसी को कुछ भी नहीं कह पाए। हम तो अभी भी कोशिश कर रहे थे कि हमारा बेटा हो पर हमारे बीवी की बच्चादानी खराब थी, वो बच्चा नहीं कर सकती थी। पर हम अपना सारा गुस्सा, सारी नफरत अपनी राशि पर निकालते थे साहब। सर, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। वो दांत और नाखून राशि के ही थे। डीएनए से तो कंफर्म हो गया, लेकिन ये कैसे कंफर्म करेंगे कि राशि के साथ वाकई में कुछ हुआ था? विवेक, हम कुछ तो मिस कर रहे हैं। या तो इनमें से कोई जानबूझकर हमसे कुछ छुपा रहा है या फिर सच में यहां पर किसी को कुछ भी नहीं पता। एक काम करते हैं विवेक, राशि की मौत की गुत्थी को सुलझाने की एक आखिरी कोशिश करते हैं। 30 अक्टूबर को इस शहर में, खास करके राशि के घर के आसपास क्या हुआ था वो सारा डेटा निकालो। शादी, मुंडन, गोद भराई, चोरी के मामले, सारी चीजें खंगालो और देखो कि यहाँ क्या क्या हुआ और खास करके राशि के घर के आसपास कौन कौन देखा गया। राइट सर। सर, राशि के मोबाइल से कुछ रिलेटेड मैसेज रिकवर किए गए हैं। हमको चुम्मा दोगी? बहुत अच्छी लगती हो तुम हमको। कभी मेरे साथ एक रात गुजारो। ये मैसेजेस पूरा के नंबर से आए? नहीं सर, राशि के चाचा गौतम के नंबर से। सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। राशि मुझे अच्छी लगती थी सर। हो सकता है कि राशि की माँ लक्ष्मी जो कह रही थी वो सच हो सकता है कि वाकई में राशि के साथ बहुत बुरा हुआ हो और वो बुरा तूने ही किया हो। वो तूने राशि का रेप करके उसको मार डाला। मैंने उसको नहीं मारा सर, मैंने नहीं मारा सर उसको। तब तक इसकी ठुकाई करो जब तक सच अपने आप इसके मुंह से निकलने ना लगे। पुलिस ने गौतम से कड़ी पूछताछ की, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उसने कुछ भी किया। पुलिस ने गौतम, सुधीर और पूरब की अच्छे से छानबीन भी की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उन्हें लगा था कि राशि का केस पुलिस फाइल्स में कहीं खो कर रह जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने छानबीन को एक नई दिशा दे दी। सर, 30 अक्टूबर के दिन भर का डेटा निकाला, बाकी सब कुछ तो नॉर्मल था।
लेकिन उस दिन यहाँ सोलापुर में एक आदमी पकड़ा गया था, नाम है प्रभात। ये प्रभात 29 अक्टूबर को अपनी वाइफ का मर्डर करके उसके बॉडी के 8 टुकड़े करके अलग अलग जगह डंप कर रहा था। यहाँ सोलापुर से भी उसके बॉडी के 3 टुकड़े बरामद किए गए थे। फिर पुलिस ने उसे सोलापुर हाईवे के पास से गिरफ्तार किया। तो सर, प्रभात अपनी वाइफ के बॉडी के टुकड़े जहाँ डंप कर रहा था वो राशि के घर के पास ही है, और जिस वक्त वो डंप कर रहा था उसी वक्त राशि की मौत हुई। सिर्फ अपनी बीवी का खून किया था या किसी और का भी? मेरी बीवी को मारने में बहुत देर कर दी मैंने। इतना चकचक करती थी, दिन रात का लड़ाई झगड़ा, तंग आ गया था, इसलिए मार दिया। और किसी को क्यों मारूंगा साहब? जब तुम अपनी बीवी के शरीर के टुकड़ों को दफना रहे थे उसी वक्त उसी एरिया में एक और लड़की की मौत हुई थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। साहब, मैंने एक बच्ची की मौत के बारे में सुना था। और हाँ साहब, आप इसे इत्तेफाक समझो या कुछ और, लेकिन उस टाइम पर मैं वहीं था। लेकिन उस बच्ची को मारने में मेरा हाथ नहीं साहब। तो वहां पर एक गाड़ी देखी थी बच्ची के घर के पास में, वाइट कलर की एसयूवी कार थी। विवेक, ये वाइट एसयूवी के बारे में पता करो और देखो कि उस दिन उस एरिया में ऐसी कौन सी एसयूवी थी। राइट सर। सर, उस व्हाइट एसयूवी का पता चल गया है। हमने पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल डाले और वो गाड़ी इसी पुलिस स्टेशन में आई थी। अच्छा? यस सर। इसकी यही सज्जन सिंह पुणे में रहता है, उमेश भागवत का खास है। सर, आपको मैं कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए सर, इस गाड़ी के यहाँ आने के 10 मिनट बाद ही पुरोहित बाहर निकलता है केसरी कलर की चेक शर्ट पहन के, और आधे घंटे बाद जब वापस लौट के आता है, ये देखिए, तब तक उसकी शर्ट बदल चुकी होती है। पुरोहित? सर, राशि के घर में जो बटन मिला था वो इसी शर्ट का है। ये देखिए, सेम बटन, और इस शर्ट में ब्लड मार्क्स भी है। ये देखिए। और ये किसका खून है? राशि। और राशि की लाश जिस कमरे से मिली वहां हमें यूरिन के ट्रेसेस भी मिले, और वो यूरिन के सैंपल्स तुम्हारे सैंपल से मैच करते हैं। तुम लोगों ने मिलकर किया ना ये? और उमेश ने कहा था ना करने के लिए? नहीं, उमेश भाई ने नहीं कहा था ये करने के लिए, लेकिन मना भी नहीं किया था। अरे उमेश भाई, इन लोगों की इतनी औकात जो बगल में आके बैठेंगे। आपका राज ना तभी तक है जब तक ये लोग डर के रह रहे हैं। तुझे बुरा लगा क्या? आपका लिहाज नहीं होता ना तो दिखा दो। तुम्हें किसने रोका? उमेश भाई के आदमियों ने मंच बनाने के लिए बवाल कर दिया था, तोड़फोड़ कर दी थी। वहीं से उस लड़की को हमने घर वापस जाते हुए देखा। वहां से हम सीधे थाने आए और पुरोहित को सब कुछ बताया। अरे तुम लोगों को बच्ची को जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो, मैं संभालेगा, ठीक है? इन लोगों को ना पैर की जूती बनकर रहना चाहिए। अगर सर पर चढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो औकात तो दिखानी पड़ेगी ना। पैर की जूती? औकात? दूसरी जात वाली लड़की हमारे बाजू में नहीं बैठ सकती, हमको छू नहीं सकती, पर उसी लड़की पर बलात्कार करते वक्त, बेरहमी से उसका खून करते वक्त तुम उसको छू सकते हो? तब तुम्हारी ये सोच अचानक गायब हो जाती है। ऐसी दोगली सोच से समाज में सिर्फ हैवान पैदा होते हैं, इंसान नहीं। माना जाता है कि आज से 6 लाख साल पहले मानव का विकास शुरू हुआ था, एवोल्यूशन हुआ था। उससे पहले तक हम किसी भी आम जंगली जानवर की तरह थे। फिर धीरे धीरे हमें यह समझ आया कि अगर हमें अपने अस्तित्व को बचाना है तो समाज का निर्माण करना होगा, जहां ताकतवर कमजोरों की बाकी जानवरों से रक्षा करेंगे, सब आपस में एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। सोचिए, हम जब जानवर के स्तर पर थे तो हमने इंसान बनने के लिए कितनी बड़ी बात सोची, और आज लाखों साल बाद हम में से कितने हैं जो इंसान होकर भी जानवर जैसी सोच रखते हैं। ये कहानी किसी एक राशि की नहीं है, बल्कि ये उन सब मासूम बच्चियों की है जो किसी न किसी शक्तिशाली इंसान के हाथों शोषण का शिकार बन जाती हैं। अगर किसी के पास शक्ति है तो उसे उसका इस्तेमाल करना चाहिए समाज की भलाई के लिए,
न कि समाज को गर्त में धकेलने के लिए। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।